हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्किंग कैपिटल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स की बात कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ करंट असेट्स, जिसमें आपके डिजायर्ड कैश और बैंक बैलेंस आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज आ जाएगी, जिसमें कि आपने रॉ मटेरियल पे कितना इन्वेस्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस पे कितना इन्वेस्ट किया, या फिनिश्ड गुड्स में कितना इन्वेस्ट किया। आपके डेटर्स में इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। सबको ऐड करके आपका आ जाता है करंट असेट्स। करंट असेट्स जो हैं उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। जब इस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या करंट असेट्स में से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज लेस कर देते हो तो वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो ऐसे ही आपको करंट लाइबिलिटीज दी हैं क्रेडिटर्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स। अब इनके फॉर्मूले हैं, तो बेसिकली आपको ये चार की कैलकुलेशन और फिर ये इसकी कैलकुलेशन लाइबिलिटीज की, तो इसके लिए फॉर्मूलेज हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट असेट्स, तो ये जो हमारे करंट असेट्स के कंपोनेंट्स हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि रॉ मटेरियल में आपने इन्वेस्ट किया वर्क इन प्रोग्रेस में, तो उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो फॉर्मुलेज हैं, एक बार फॉर्मुलेज देख लेते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक का फॉर्मूला है बजटेड प्रोडक्शन पर एनम इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इन मंथ्स और वीक्स और डेज डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 52 वीक्स और 365 डेज। अब अगर आप फॉर्मूलेज देखो तो हर फॉर्मूले में डिवाइड जो है ये 12 मंथ, 52 वीक्स और 365 डेज से हो रहा है। तो आपने क्या करना है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन में ये होल्डिंग पीरियड आपको मंथ्स में दिया हुआ है तो आप डिवाइड करोगे 12 से। अगर वो वीक्स में है तो डिवाइडेड बाय 52। अगर डेज में है तो डिवाइड बाय 365। तो तीनों में से कोई एक होगा, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डेटा मंथ्स में है, वीक्स में है या फिर डेज में है। अब है आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। अब इसमें भी आप फॉर्मूला देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्टिंग आपकी बजटेड प्रोडक्शन पर एनम यूनिट से ही हो रही है, और फिर है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड इन मंथ्स, वीक्स और डेज, और फिर अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर दोगे 1252 या फिर 365 डेज से। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, ये आप कैसे निकालते हो। आप ओवरऑल वैल्यू लेते हो मटेरियल कॉस्ट की, ये नोट में देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आप मटेरियल कॉस्ट पूरा ले रहे हो, प्लस आप वेजेस और एक्सपेंसेस का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज लोगे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो फिर आपको 50% लेना है। यानी अगर वेजेस पर यूनिट आपको दी हुई है सपोज 10, तो उसका 50% आप वर्क इन प्रोग्रेस में कंसिडर करोगे। ठीक है। ऐसे ही आपका फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री का फॉर्मूला है। तो बजटेड वैसे ही लिखना है आपको, बजटेड प्रोडक्शन पर एनम यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और फिर यहाँ पे आपका होल्डिंग पीरियड, और फिर आपके आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ करंट असेट्स के, उसका एस्टिमेशन निकालने के लिए। ऐसे ही आपके करंट लाइबिलिटीज के फॉर्मूले हैं क्रेडिटर्स, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स। यानी हमने जो फॉर्मेट में बोला कि करंट लाइबिलिटीज में हमारे ये तीन पार्ट्स आ रहे हैं, तो इन तीनों की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूले से वैल्यू निकालोगे और फिर उसको अपने फॉर्मेट में लिख दोगे। ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है कि अगर क्रेडिटर्स के पेमेंट पीरियड इन मंथ्स है तो बाय 12, अदरवाइज आपका जो भी होगा वीक्स या डेज में। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से ये फॉर्मूलेज की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डिजायर्ड कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स दी हैं इन यूनिट्स,
और फिर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, इनका पर यूनिट प्राइस आपको दिया हुआ है। एक दिया है स्टेटमेंट, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। फिर ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन मंथ्स, ये जो नंबर्स हैं ये इन मंथ्स आपको दिए हैं, यानी रॉ मटेरियल इन स्टॉक जो है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 है, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका पीरियड 2 है, फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 3 मंथ्स है। ठीक है, तो ये आपको मंथ्स में डेटा दिया हुआ है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये हमारा फॉर्मेट है। तो जैसे जैसे फॉर्मेट में पूछा है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन है तो हम लिख देंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो सबसे पहला है डिजायर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू और इस सेल का रेफरेंस दे दिया जहाँ पे आपका डिजायर्ड कैश बैलेंस है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मैंने एक सेल जहां पे वैल्यूज लिखी हुई है, फिगर्स लिखी हैं, उसमें मैंने रुपीस जो है उसके साथ नहीं लिखा है, रुपीस अलग लिखा है। 36,000 यूनिट्स एक सेल में नहीं लिखी है, अलग लिखी है। तो आप एक सेल में यूनिट्स और एक ही सेल में नंबर मत लिखना, क्योंकि उससे फिर आपका फॉर्मूला जो है वो गलत आएगा। तो नंबर्स अगर आप लिख रहे हो तो वो इंडिविजुअली एक सेल में अलग से होने चाहिए। नंबर्स और अल्फाबेट्स एक सेल में नहीं होगा, अदरवाइज सेल रेफरेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज में, हमने बोला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के वैल्यूज होंगी। अब ये हमने जो फॉर्मूलेज देखे ये वाले, इन फॉर्मूलेज से हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है आपका बजटेड प्रोडक्शन पर एनम इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो बजटेड प्रोडक्शन जो है वो आपका ये प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स 36,000 है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6 दे रखी है। तो साथ के साथ हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू 36,000 वाले सेल पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे क्लिक किया, फिर मल्टीप्लाई, फॉर्मूले में आगे देखो क्या है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, और फिर कैसे दिया हुआ है उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो रॉ मटेरियल का हमें सारी जो पीरियड है वो मंथ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड इज दिस, तो ये मंथ में है यानी हमें डिवाइड बाय 12 करना है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो हम ब्रैकेट रहने देते हैं। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल इन स्टॉक जो इन मंथ्स है वो किया, और फिर उसको डिवाइड कर दिया हमने 12 से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, इन मंथ्स है इसलिए डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये आ गया आपका 18,000। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए फॉर्मूला में क्या फर्क आया, बजटेड प्रोडक्शन है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पर यूनिट से। तो इसमें हमें क्या लेना है, मटेरियल की कॉस्ट लेनी है, वेजेस और एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें लेने हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन कुछ मेंशन नहीं है, तो हम जो लेबर और ओवरहेड है वो ले लेंगे 50%। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में देखो मटेरियल कॉस्ट प्लस सर्टेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो इसलिए हमने 50% ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड और डिवाइड बाय 12 क्योंकि मंथ्स में है। तो फॉर्मूला लगाया हमने, इक्वल्स टू प्रोजेक्टेड सेल्स 36,000 मल्टीप्लाई, अब हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल की पूरी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, प्लस जो हमारा लेबर की कॉस्ट है उसका हम ले रहे हैं 50%, यानी लेबर कॉस्ट का मल्टीप्लाई 50%। ठीक है, हम एक्सेल में कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे तो हमें देख के भी पता चलता है कि 50% 2 है। ठीक है,
और 3 का 50% 1.5 है। तो हम, बट क्योंकि हम एक्सेल यूज कर रहे हैं तो हम सेल रेफरेंसिंग और फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ टाइपिंग कर रहे हो तो फिर एक्सेल का कोई यूज नहीं है। तो ये जो हमने D49 × 50% किया है, ये हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो 50% ले ली हमने। ठीक है, और ये हमारी D48 में हो गई मटेरियल की कॉस्ट। फिर हमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है आपके ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स भी हम 50% लेंगे। तो ये सेल का रेफरेंस मल्टीप्लाई 50%। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स हो गई। पर देखो क्या था, प्रोजेक्टेड बजटेड आपका प्रोडक्शन, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ से लेके इस, ये जो पूरा है आपका, ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है वर्क इन प्रोग्रेस की, जिसमें मटेरियल कॉस्ट पूरी है, हाफ लेबर कॉस्ट है और हाफ जो है वो ओवरहेड्स है। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। एक ब्रैकेट देखो कितनी क्लोज हुई है, एक ये इंडिविजुअल वाली 50% की है लेबर की, फिर उसके बाद ये है आपकी ओवरहेड की, और एक है ओवरऑल। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है हमें जो वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड है, विच इज ये प्रोडक्शन प्रोसेस का 2, और मंथ में है तो डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया आपका 57,000। अब है हमारा फिनिश्ड गुड्स का। तो ऐसे ही आपने फॉर्मूले लगाने हैं। फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला बजटेड प्रोडक्शन जो हमारा 36,000 सेम, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो आपका बजटेड आ जाएगा 36,000 सेल रेफरेंसिंग मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब देखो, गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है, लेबर की कॉस्ट लग रही है, और ओवरहेड लग रहे हैं, यानी इन तीनों का जो है हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो आपका कॉस्ट आएगा कि पूरा प्रोडक्शन में आपका कितनी कॉस्ट लग रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। ठीक है, किसका, इन तीनों का। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस सेल का रेफरेंस दिया फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इस सेल का रेफरेंस फिर प्लस का साइन, फिर इस सेल का रेफरेंस। ठीक है, तो 2 बार आपको प्लस प्लस लगाना पड़ेगा। तो या तो वैसे करो अगर वो इजी लगता है, अदरवाइज आप फंक्शन लगा के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्टेड सेल्स ले लिया, फिर उसके बाद हमने ये जो है कॉस्ट ले ली, टोटल कॉस्ट हमारी रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की जो आ रही है, फिर मल्टीप्लाई आपका जो होल्डिंग पीरियड है फिनिश्ड गुड्स का वो है 3, और डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स में है इसलिए। तो ये आ गया आपका 1,17,000। ठीक है, अब हम आते हैं डेटर्स पे। तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, फॉर्मूला बजटेड क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, बजटेड क्रेडिट सेल्स है। तो क्वेश्चन में देखो हमें दिया था ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। इसका मतलब 36,000 जो है वो ओवरऑल पूरा का पूरा क्रेडिट सेल के बेसिस पे ही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे दिया होता कि 20% सेल्स जो हैं वो ऑन क्रेडिट बेसिस हैं, तो आप जब डेटर्स का फॉर्मूला लगाते तो यहाँ पे 36,000 का 20% लेते। ठीक है, तो वो बजटेड क्रेडिट सेल्स होता। तो ये आपको ध्यान रखना है डेटर्स के केस में। अभी तो हमारा इस क्वेश्चन में ओवरऑल सेल्स जो हैं वो क्रेडिट बेसिस पे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 36,000 लेंगे। ठीक है, 36,000 लेने का रीजन बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, बट हमारी जो सेल्स हैं वो सारी क्रेडिट पे हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, तो इसीलिए हम 36,000 ले रहे हैं। यहाँ पे बजटेड क्रेडिटेड क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक परसेंटेज दिया हो तो सेल्स का उतना परसेंटेज निकाल के लिखना। तो इक्वल्स टू, हमारी बजटेड क्रेडिट सेल्स, 36,000 × 20% 20%। 20% 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
ये आ गई। मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी सेम जैसे हमारी हमने सम करके निकाला था इन तीनों का एडिशन, 6, 4 और 3 का। ठीक है, तो फिर से सम लगाएंगे, सम ऑफ दीज थ्री, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। देखो फॉर्मूले में क्या है, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, तो क्रेडिट अलाउड टू कितने टाइम का उनको क्रेडिट हमने दिया है, 4 मंथ्स, और मंथ्स है इसलिए डिवाइड बाय 12। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा नील रहेगा। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या फिर करंट असेट्स, तो हम सबका एडिशन कर देते हैं, ये सारी वैल्यूज ऐड होके आपका ये आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या करंट असेट्स। अब हमने जैसे फॉर्मूलेज लगा के ये वैल्यूज निकाली हैं, ऐसे ही ये फॉर्मूलेज लाइबिलिटीज वाले ये फॉर्मूले लगा के हमें क्रेडिटर, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स की ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, बजटेड प्रोडक्शन, देखो सारे में बजटेड प्रोडक्शन से ही शुरू हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेजेस हैं तो वेजेस के फॉर्मूले में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ओवरहेड है तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे सबका अपना टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, कि वेजेस देने में कितना डिले हो रहा है वो टाइम पीरियड, और यहाँ पे ओवरहेड्स के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले क्रेडिटर्स का करते हैं, तो इक्वल्स टू बजटेड प्रोडक्शन 36,000 मल्टीप्लाई आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट विच इज दिस 6 मल्टीप्लाई, फिर है आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये है आपका क्रेडिट, जो है आपका क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, कितने टाइम पीरियड का आपने उनको क्रेडिट अलाउ किया है, उन्होंने आपको अलाउ किया है, तो ये हो गया। और मंथ्स में है तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, वेजेस में इक्वल्स टू 36,000 मल्टीप्लाई, ये भी ध्यान रखना है कि बजटेड प्रोडक्शन जो है वो इन यूनिट्स है, इसको रुपीज में मत ले लेना, ये यूनिट्स है। ठीक है, और अगर रुपीज में हो तो उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो वेजेस बजटेड प्रोडक्शन हो गया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि हमें 4 दी हुई है, मल्टीप्लाई टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस विच इज 0.5 मंथ्स, और डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। ऐसे ही हमारा आ जाएगा ओवरहेड्स, तो बजटेड प्रोडक्शन, ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इन सब का हमने एडिशन कर दिया, सम, ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल के लिए इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। आपने सेल रेफरेंसिंग से ही करना है, टाइपिंग नहीं करनी। ठीक है, एंटर किया, तो ये हमारा आ गया नेट वर्किंग कैपिटल, ये हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ही करंट असेट्स है, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ वर्किंग कैपिटल का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।